हेलो। आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ एंड साइंस विथ अमित सर। आज के क्लास में हम लोग बहुत इंतज़ार के बाद आज का क्लास हमारा जो होगा साइंस का होगा। क्लास 10th के साइंस पे हम लोग ये वीडियो लेके आए हुए हैं। तो क्लास 10th के बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि क्लास 10th का जो है साइंस का वीडियो लाया जाए, और ये जो साइंस का वीडियो है जो कि चैप्टर है हमारा लाइट। हमारा चैप्टर क्या है? लाइट। लाइट में मेनली हम लोग दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम लाइट के इस सीरीज में आप लोगों को देंगे। और मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो बच्चे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, जिनके स्कूलों में अभी टेस्ट, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, जो भी आपका प्री मीट, जो भी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले होंगे या हो गए होंगे, तो उनके लिए ये रिवीजन में काम आएगा। और जिन बच्चों का होने वाला है तो उनके लिए ये मतलब वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और इससे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगता है और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आइए अब हम लोग अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है लाइट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10th का। हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको समझ पाएंगे। ये जो वीडियो है हमारा मेनली एनसीईआरटी फोकस होगा, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। हम एनसीईआरटी को बेस मानते हुए हम आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दिया जाएगा, सारा क्वेश्चन सब चीज़ आपको करवाया जाएगा। लेकिन मेरा बेस एनसीईआरटी है, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी का ही कंटेंट मिलेगा, आपको उससे बाहर का भी कंटेंट मिलेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें और इसको देखें, समझने का प्रयास करें। और मुझे विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे या इसके पूरे सीरीज को देखेंगे तो आपका ये चैप्टर बेहतर हो जाएगा। ये इस बात का मतलब, ये वीडियो इस बात की गारंटी आपको देगी। आप पहले देखें और उसके बाद इसको समझें। तो आइए आज हम लोगों का जो टॉपिक है ये हमारा है लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी जो हम लोग में लाइट में हम लोग मेनली दो ही फेनोमेना पढ़ने वाले हैं। लाइट चैप्टर में हम लोग अभी दो ही फेनोमेना पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन सारी बातों को जानने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? तो मेरा पहला ही सवाल है कि क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? तो लाइट क्या है? तो लाइट को अगर हम बेसिक, बहुत सारे बुक में आपको लिखा होगा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत सारे बुक में लिखा होगा लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। दोनों ही बातें सही है। तो हम लाइट को डिफाइन कैसे करेंगे? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। मतलब लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो क्या है? लाइट इज ए form of energy which help us to see the things around us. See the things around us. तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, या कह सकते हैं लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग अराउंड अस। हम लाइट के हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं? अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको ये प्लांट्स, जैसे मान लीजिए कि ये आपको ये प्लांट्स, अब ये प्लांट्स है तो ये प्लांट्स को कोई पर्सन देख पा रहा है। ये पर्सन, मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि कोई पर्सन है जो इस क्या कर पा रहा है? इसको देख पा रहा है, इस चीज़ को देख पा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? आप
अगर ये प्लांट्स अंधेरे में रहेगा तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। तो जरूर कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा जो कि इस प्लांट पे आके पड़ रहा होगा, और टकराने के बाद, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे लाइट क्या हो रहा होगा, इस पे आ रहा होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट हमारा क्या है, सन है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट हमारा क्या है, सन है। अब मान लीजिए कि सन से ये लाइट आया, सन से क्या आया, ये वाइट लाइट रे आया। मैं वाइट इसलिए बोल रहा हूँ कि वाइट लाइट रे 7 कलर का कंपोजिशन है, ये 7 कलर से मिलके बना है। ये वाइट लाइट रे कितने कलर से मिलके बना हुआ है, ये 7 कलर से मिलके बना हुआ है। कितने कलर से मिलके बना हुआ है, 7 कलर से, जिसको हम लोग VIBGYOR कहते हैं। V फॉर वायलेट होता है, B फॉर वायलेट होता है, I फॉर इंडिगो होता है, B फॉर ब्लू होता है, I फॉर इंडिगो होता है, B फॉर ब्लू होता है, G फॉर ग्रीन होता है, Y फॉर येलो होता है, O फॉर ऑरेंज हो गया, और R फॉर रेड हो गया। तो ये जो 7 कलर है जिसको हम विबज्योर कहते हैं, ये 7 कलर का, ये 7 कलर का कंपोजिशन है वाइट लाइट रे। तो ये जो वाइट लाइट रे इस प्लांट पे पड़ा, इस वाइट लाइट रे प्लांट पे पड़ने के बाद इसमें एक फेनोमेना हुआ, जो फेनोमेना क्या कहलाता है, जो फेनोमेना क्या कहलाता है, ये क्या था, इंसिडेंट रे था। ये क्या था, इंसिडेंट रे था। ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये इंसिडेंट रे इस प्लांट पे पड़ने के बाद, इस प्लांट पे पड़ने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक आया। फिर इस आंख में इसका इमेज बना होगा, इसके आंखों के अंदर में जो रेटिना, जो स्क्रीन जो है, ठीक है, हमारे आंखों में जो लेंस है, हमारे आंखों में जो लेंस है, वो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। हमारे आंखों में जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में पहले मिरर को पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसी का जो दूसरा पार्ट आएगा ह्यूमन आई, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे आंखों में जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जो देख पा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम देख पा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि पहले लाइट रे कहाँ पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, हमारे आंखों तक आया, जिसके कारण हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, इस प्लांट को देख पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि लाइट हमें इस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कर रहा है। तो अब देखो, अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, या मान लीजिए कि जैसे ये प्लांट था, ये प्लांट था और यहाँ पे सन था, ठीक है, यहाँ पे सन है, मान लीजिए ये सन है, और यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए, क्या लाइट रे इस प्लांट तक पहुँच पाएगा, क्या लाइट रे इस प्लांट तक पहुँच पाएगा। कोई ऐसा ओपेक मटेरियल आ गया जो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देगा, तो क्या, और जब ये लाइट इस प्लांट तक पहुँचेगा ही नहीं, तो इसका रिफ्लेक्शन इस ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट हमारे आंखों तक आएगा ही नहीं, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या देख पाएंगे। तो इस केस में हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आप समझिए मेरी बातों को, जैसे आप लाइट में हो, आप लाइट में हो और कोई अंधेरा रूम है जिसको आप बाहर से देखने का कोशिश कर रहे हो, उस अंधेरे रूम में बहुत सारे चेयर, बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देता क्योंकि उस अंधेरे रूम में लाइट नहीं पड़ रहा है, और लाइट पड़ने के बाद वहाँ से टकरा के हमारे आंखों तक नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, तो आपके रूम में जो वॉल होगा, आप उस वॉल के बाहर, मान लीजिए आपके वॉल के बाहर खुला मैदान है, तो आप
ऐसा नहीं है कि वहाँ बाहर में लाइट नहीं आ रहा है, बाहर में लाइट आ रहा है, लेकिन लाइट वहाँ बाहर में किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद आपकी आंखों तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक तो सोर्स ऑफ लाइट का होना जरूरी है, दूसरा चीज़ लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद, लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होके देखने वाले जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी हैं, तो उनके आंखों तक पड़ना चाहिए, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या समझे कि लाइट 7 कलर का कंपोजिशन है, और ये 7 कलर कौन सा विबज्योर है, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था कि हमें कैसे हमें लाइट अपने आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, और लाइट क्या है ये बात हमको समझ में आई। तो यहाँ पे तो ये जो मेरा मतलब बेसिक इंट्रो था कि लाइट क्या है, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग अराउंड अस। लाइट के बारे में बहुत सारी थ्योरी हैं जो अभी हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे, और जो हमारा इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना है लाइट से रिलेटेड, दैट इज रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। लाइट के बहुत सारे फिनोमेना हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, अलग अलग फिनोमेना होते हैं। तो जो कि हम अभी इस चैप्टर में उतना नहीं जानेंगे, हायर स्टडी में बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, और लाइट का क्या नेचर होता है, लाइट क्या है, लाइट फोटोन पार्टिकल्स है या लाइट वेव है, इन सारी बातों को हम इन सब चैप्टर में समझेंगे। आइए, तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, मैं एनसीईआरटी को भी साथ लेके चलूँगा, और अपने से भी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा उसको ऐड करते हुए इस चैप्टर को हम लोग क्या होगा, कंप्लीट रूप से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बोला है क्या, वी सी वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। वी सी वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पास एनसीईआरटी का बुक रखेंगे, तो आप फर्स्ट पेज को जब रीड करोगे, आप क्या करो, फर्स्ट पेज को रीड करो। तो यहाँ पे क्या बातें हुआ है कि वी सी द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड around us, however we are unable to see anything in a dark room। हम डार्क रूम में किसी चीज़ों को देखने में अनेबल रहते हैं। ऑन लाइटिंग अप द रूम, जैसे मान लीजिए उसी रूम में लाइट को ऑन करते हैं तो हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है कि अंधेरे में नहीं देख पा रहे थे, लाइट ऑन करने के पास देख पा रहे हैं। तो वही बात है कि जैसे सोर्स से लाइट हमारे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारा क्या हो रहा है, हमारे आंखों तक वो लाइट रे आ रहा है, जिसके कारण हमारे आंखों के रेटिना पे इमेज बन पा रहा है, और फिर हमारा ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस इमेज को इंटरप्रेट कर पाता है हमारा ब्रेन और उसको समझ पाता है। तो ये सारी चीज़ें होता है। तो बोलता है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो क्या चीज़ें हमें आसपास की चीज़ों को विजिबल बनाता है, तो बोलता है क्या कि आसपास की चीज़ों को विजिबल बनाने के लिए हम तो बोले थे एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, दूसरा रिफ्लेक्शन फेनोमेना होना चाहिए, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे देखने वाले की आंखों तक पहुंचना चाहिए। तो बोलता है क्या, During the day, sunlight help us to see the object. An object reflects light that fall on it. This reflected light, when received by our eye, enable us to see the things around us. बोलता है कि we are able to see through a transparent medium. हम कोई भी चीज़ों को देख पा रहे हैं, किसके थ्रू देख पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू देख पा रहे हैं। बोलता है कि देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना एसोसिएट विद द लाइट। लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे फेनोमेना हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर, ये भी एक फेनोमेना है, इमेज फॉर्मेशन, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी एक फेनोमेना है, ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो भी देखेंगे, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम एंड सो ऑन, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुत सारे। अब बोलता है स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। तो अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें लाइट के बारे में थोड़ा बेसिक स्टडी करना होगा, उसके प्रॉपर्टी को जानना होगा। तो लाइट
लाइट की जो प्रॉपर्टी है, लाइट का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, रिफ्लेक्शन फेनोमेना को समझने के बाद हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को समझ पाएंगे, ठीक है, जो वहाँ पे रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है उस सब बातों को हम समझ पाएंगे। तो बोलता है बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि लाइट क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आप देखो यहाँ जो आपको मैं ये जो लाइट जो ट्रेवल कराया एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराया। तो लाइट के बारे में आपको दो बातें यहाँ पे कहा जाता है। लाइट के बारे में ये बोला गया है, लाइट का वेव नेचर भी होता है और लाइट का एक वेव थ्योरी है। लाइट के बारे में एक वेव थ्योरी पढ़ते हैं और एक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट का वेव थ्योरी भी है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट जो है एक फोटोन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, फोटोन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। लाइट किससे मिलके बना हुआ है? लाइट इज ए फोटोन पार्टिकल। तो लाइट क्या है? फोटोन पार्टिकल है, ठीक है, जिसका स्पीड हाई होने के कारण उसमें एनर्जी बहुत हाई होता है। ये सब चीज़ों को हम लोग हायर स्टडी में पढ़ेंगे। फोटोन पार्टिकल लाइट का वेव थ्योरी है। लाइट का वेव थ्योरी के कारण बहुत सारी बातों को जानते हैं। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को कौन सा वेव कहा जाता है? लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। लाइट को ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। लाइट को ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसीलिए लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। लाइट को ट्रेवल होने के लिए डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लाइट क्या होता है? वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है। लाइट क्या हो सकता है? वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है। और लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होता है? वैक्यूम में होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये स्पीड जो होता है ये किस में होता है? वैक्यूम में होता है। ये किस में होता है? वैक्यूम में होता है। मैक्सिमम स्पीड लाइट का किस में होता है? वैक्यूम। वैक्यूम से कम एयर में, फिर एयर से कम ऐसे ट्रांसपेरेंट और भी जो भी मटेरियल्स होंगे, वाटर, ग्लास, इन सब चीज़ों में हम लोग देखेंगे। तो लाइट का स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि वैक्यूम में होता है। और लाइट को ट्रेवल होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आप 9th क्लास में पढ़ेंगे साउंड के बारे में, तो साउंड को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए होता था? मटेरियल मीडियम चाहिए होता था। लाइट को ट्रेवल होने, साउंड को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए होता? साउंड के प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए होता था? मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी। इसलिए साउंड को मैकेनिकल वेव कहा जाता था। साउंड को कौन सा वेव कहा जाता था? साउंड को मैकेनिकल वेव कहा जाता था। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, बट लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि लाइट को कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट के ट्रैवलिंग के लिए, लाइट के प्रोपगेशन के लिए, ट्रैवलिंग ऑफ वर्ड जो होगा उससे अच्छा वर्ड है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये साइंस में अच्छा वर्ड है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोपगेशन वर्ड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि लाइट के प्रोपगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन साउंड के प्रोपगेशन के लिए साउंड सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, साउंड लिक्विड के थ्रू ट्रैवल कर सकता था, साउंड गैस के थ्रू ट्रैवल कर सकता था, लेकिन साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता था, क्योंकि वैक्यूम में कोई मटेरियल नहीं होता था। इसलिए साउंड किसी वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाता था। और साउंड को ट्रैवल करने के लिए, साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी, इसलिए या होती है, इसलिए इसे साउंड को क्या कहा जाता है? कौन सा वेव कहा जाता है? साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, बट लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है।
और भी बहुत कुछ पढ़े थे हम लोग। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव बट लाइट इज नॉट ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो ये सारे थ्योरी। फिर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए। लाइट वैक्यूम के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकता है। लाइट क्या कर सकता है? वैक्यूम के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकता है, जिसमें इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सब चीजें लाइट से जुड़े हुए बेसिक इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे दो बातें जो मैं समझाना चाह रहा था, मेनली दो बातें जो आपको समझाना चाह रहा था कि लाइट के दो थ्योरी हैं, वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। इसी दोनों थ्योरी को हम लोग कंबाइन रूप से क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि हायर स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे। जो कि हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में हम लोग हायर स्टडी में इन सब बातों को जानेंगे। और इससे रिलेटेड क्या होगा? वेव थ्योरी से रिलेटेड कुछ फेनोमेना होंगे, जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है? एनसीईआरटी अभी क्या कहना चाह रहा है, ये बात को समझिए। ठीक है, बोलता है क्या है इन दिस चैप्टर? यहां पे बोल रहा है क्या? आप लास्ट में, पहले पेज के लास्ट में देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फेनोमेना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम लोग दो फेनोमेना यहां पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपको मैं पहले ही बता दिया, यहां पे दो फेनोमेना हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। ठीक है, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब हम यहाँ पे लाइट को एज ए पार्टिकल थ्योरी भी मान रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। तो बोलता है क्या? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑप्टिकल फेनोमेना। ठीक है, इन नेचर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में? अब यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? लाइट से जुड़ा हुआ दो फेनोमेना पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें लेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ मेनली दो चीजें आपको पढ़ना होगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, और दूसरा इसमें लेंस के बारे में। यहाँ पे दूसरी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कौन कौन से मिरर के थ्रू पढ़ेंगे? तो यहाँ पे मेनली हम लोग प्लेन मिरर में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में ऐसे एनसीईआरटी प्लेन मिरर को ज़्यादा फोकस नहीं किया है, लेकिन हम लोग प्लेन मिरर को भी एक बेसिक लेवल में जानेंगे कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, उसका रूल क्या है, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन सारी बातों को हम लोग पहले प्लेन मिरर में सीखेंगे और उसके बाद सीखेंगे कॉनकेव मिरर में सीखेंगे और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में सीखेंगे। उसके बाद किस में सीखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर में सीखेंगे। और ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को ही कंबाइंड रूप से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं? इसको कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल, एक स्फेयर का टुकड़ा होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में
ये जो हमारा जो इंट्रो था इस चैप्टर से रिलेटेड, तो अब यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। जैसे ही मेरा रिफ्लेक्शन का टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको रिफ्लेक्शन में सारा थ्योरी समझाने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, एस चंद, एस सी वर्मा, NCERT, PYQ, आपको हर तरह का न्यूमेरिकल्स कराने के बाद, हर तरह का PYQ क्वेश्चंस कराने के बाद तब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जाएंगे। अब इस वीडियो को बनाने के लिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में भले जितना ही सीरीज लग जाए, लेकिन हम आपको हर तरह का, हर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो और आपका चैप्टर समझने के बाद आप कहीं से किसी भी बुक से क्वेश्चंस बनाओ, किसी भी टीचर का वीडियो देखो, आपको वहाँ से हर बातें आपको समझ में आएगा और एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस चैप्टर में ग्रो होगा। आइए, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सिंपल सी बात है कि जब लाइट रे अपने पाथ पे चलता है, जैसे मान लीजिए लाइट रे आ रहा और यहाँ पे किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट after striking the surface of any object। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझिए, जैसे ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये आपका कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। क्योंकि देखिए प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके एक सरफेस क्या होते हैं? हाईली पॉलिश्ड होते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पे भी बात करूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट रे ऐसे आया और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया, तो इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो हमारा ये जो इंसिडेंट रे है, इसे हम लोग कौन सा रे कहते हैं? इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे टकराया, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हमारा कौन सा रे है? ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल खींचते हैं। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल खींचते हैं। ये हमारा नॉर्मल रे है, नॉर्मल लाइन कहिए या नॉर्मल रे कहिए, तो ये हमारा नॉर्मल रे है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? आप इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड, अब देखो यहाँ पे, आप देखो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज आर? क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे, व्हाट इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, बी ऑब्लिक देके डब्ल्यू लिखेंगे तो बिटवीन हो जाता है। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो ये है। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या क्या सीखे। ये हमारा प्लेन मिरर था, हम प्लेन मिरर में ही क्यों दिखाएं रिफ्लेक्शन को। देखो रिफ्लेक्शन जब भी होता क्या है, जब भी किसी सरफेस पे, जब भी किसी सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट होता है, तो जब भी किसी सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें होता है। या तो यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब होंगे, या कुछ लाइट इधर आके ट्रांसमिट हो जाता है, इधर कुछ लाइट का ट्रांसमिशन हो जाता है, ट्रांसमिशन होगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो अब देखो अगर लाइट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट हो गया तो इसका मतलब लाइट आगे पार कर गया, ट्रांसमिट हो गया, दूसरे मीडियम में चला गया, जो भी है, या ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और या कभी कभी क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिश सरफेस जो होता है, जो स्मूथ सरफेस होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इसलिए हमने पॉलिश सरफेस लिया। और पॉलिश सरफेस के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिरर है, ठीक है, क्योंकि उसका जो एक सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस होता है, और उसके पीछे जो कोटिंग किया होता है, सिल्वर का कोटिंग या कोई अदर कलर्स का जो भी कोटिंग्स होते हैं, तो और यहाँ से रिफ्लेक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे पड़ा तो ये इंसिडेंट रे फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है कि मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और एक चीज़ बताइए, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मिरर और इंसिडेंट रे और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड, इसको ना ग्लैंसिंग एंगल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्लैंसिंग एंगल के रूप से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ होते हैं। जब भी आपका मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, मिरर को हम इधर से कोटिंग कर दिए, ये मिरर को कोटिंग किए, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आया और यहाँ से टकरा के फिर उसी मीडियम में चला गया, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। अब बीच में हम नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक हमने क्या किया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ये अब देखिए तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है पहला लॉ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, reflected ray and normal at the point of incidence, at the point of incidence, at the point, क्या बोला गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the
सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ है हमारा, दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम एंगल आई कहते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम आर कहते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारा दो लॉ है जिसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीन बातें हुई है, इंसिडेंट रे के बारे में, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहाँ पे? ये सारी बातें, इंसिडेंट रे भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गिरा, नॉर्मल भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गिरा, और रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से निकला? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से निकला। तो ये तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको आप बेहतर ढंग से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक बुक है, आपके पास ये बुक है। अगर मान लीजिए कि लाइट रे जैसे मान लीजिए यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइट रे जैसे हम यहाँ से किसी लेजर लाइट से, मान लीजिए कि यहाँ पे हम यहाँ से लाइट को ऐसे लेजर के थ्रू फोकस किए, ये मेरा इस सरफेस से टकरा के फिर इसी प्लेन में आ जाएगा, इसी प्लेन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये समझो, और अच्छे से मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दो वॉल है, आपके रूम का क्या है, ये दो वॉल है। इसको समझने का कोशिश करेंगे। आपके रूम का ये क्या है, दो वॉल है। ठीक है, या नहीं तो यहाँ समझे, यहाँ पे आप समझे। जैसे मान लीजिए क्या कि आपका ये आपका क्या है, एक प्लेन है हमारा, ये प्लेन है, और यहाँ पे जैसे ही बुक को रखे, लाइट रे मान लीजिए ऐसे गया, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे ही आएगा, ना कि इसमें चला जाएगा, ये इस सरफेस पे नहीं जाएगा। तो जिस प्लेन से आया था उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप बेस पे, अगर आप जिस रूम में खड़े हो, जिस रूम में बैठे हो, उस रूम के बेस से लेजर लाइट पास कराओगे, वो टकरा के किसी दीवार से टकरा के उसी बेस से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ना कि उस दीवार पे चढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे सेम प्लेन कहने का मतलब यही है। सेम प्लेन कहने का मतलब कि तीनों एक ही तल में होने चाहिए। और दूसरा तो काफी आसान है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये हमारा क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं, दो तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं। एक होता है रेगुलर, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। अब होता क्या है, इस बातों को हम समझते हैं, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर किसी प्लेन सरफेस पे, अगर किसी प्लेन सरफेस पे मान लीजिए, अगर किसी प्लेन सरफेस पे, ये जैसे प्लेन सरफेस है, ठीक है, अगर किसी प्लेन सरफेस पे, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है। कौन सा लाइट आता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए।
तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कौन सा रिफ्लेक्शन कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है? रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। इसी को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। लेकिन अगर हमारा सरफेस रफ हो तो रफ में क्या होगा? अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहे हैं, तो कोई लाइट रे हो सकता है ऐसे जाएगा, हो सकता है कोई लाइट रे ऐसे जाएगा, हो सकता है कोई लाइट रे ऐसे जाए, हो सकता है कोई लाइट रे ऐसे जाए। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो है हमारा रफ सरफेस है और यहाँ जो सरफेस है हमारा स्मूथ सरफेस है। तो इसे कहा जाता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहा जाता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। तो ये मेरा फर्स्ट था, ये फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड है। तो ये मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये मेरा कौन सा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर को स्पेकुलर कहते हैं और इरेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आप हमको बताइएगा और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दूंगा। क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम सभी में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। ये तो दिखता है, सभी को, बच्चों को भी लगता है यहाँ पे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है क्या? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है क्या? मैं इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप हमको कमेंट करके बताएंगे क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है या नहीं होता है। तो ये जो मैं आपको रिफ्लेक्शंस के बारे में बताया, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज क्या होता है, इमेज कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इमेज को समझ लेते हैं कि इमेज कब बनेगा, किसी भी मिरर में इमेज कब बनेगा और प्लेन मिरर में इमेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन बातों को हम लोग समझते हैं। देखिए, प्लेन मिरर में जो इमेज तभी बनता है जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे सच में मीट करते हैं। मान लीजिए कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रे, मान लीजिए जैसे अगर ये है, जैसे ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ से एक लाइट रे ऐसे गया, अब ये परपेंडिकुलर जाएगा तो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर जाएगा तो परपेंडिकुलर। आपको मैं बता दूं क्या होता है कि अगर मान लीजिए, अगर आपका जैसे प्लेन मिरर है, अगर परपेंडिकुलर लाइट रे इंसिडेंट होता है तो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है और यहाँ पे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? 0 डिग्री होता है। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर कोई लाइट रे, क्योंकि यहाँ पे तीनों लाइन कॉन्साइड कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या कर जाता है? तीनों कॉन्साइड कर जाता है, तीनों कॉन्साइड कर जाता है, ये तीनों कॉन्साइड कर जाता है, मतलब तीनों एक ही लाइन में आता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते थे? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे तीनों एक ही लाइन पे है तो दोनों के बीच तो एंगल बनेगा ही नहीं। तो इस बात को याद रखना है आपको कि जब किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइट पड़ेगा तो वो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो उस केस में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पे तीनों लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये क्या होता है? हाँ, यहाँ आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसके बीच ये एंगल कितना है, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच कौन सा एंगल है, जिसको ग्लैंसिंग एंगल कहा जाता है, तो यहाँ पे ग्लैंसिंग एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो ये बात है। तो अब जैसे कोई लाइट रे ऐसे गया, परपेंडिकुलर गया तो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और कोई लाइट रे ऐसे गया तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। एंगल ऑफ आई
और एंगल ऑफ आर। तो अब देखो ये दोनों लाइट रे मिलेंगे नहीं, और जब दोनों लाइट रे मिलेंगे नहीं तो रियल इमेज बनेगा नहीं। रियल इमेज तब बनता है जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे सच में मीट करते हैं। यहाँ पे सच में मीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। दोनों, एक लाइट रे ऐसे जाएगा, एक लाइट रे ऐसे जाएगा, तो दोनों का मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये क्या होता है कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, मिलता हुआ। ये लाइट रे क्या होता है कि ये लाइट रे मिलता हुआ यहाँ पे अपीयर्स होते हैं, तो इसलिए लगता है कि इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो अगर लाइट रे, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट करता हुआ अपीयर होता है, सच में मीट नहीं करता है, तो अगर अपीयरेंस होगा तो वर्चुअल इमेज होगा, और एक्चुअल मीट करता है तो रियल इमेज बनता। तो दो तरह के इमेज हैं सर, एक है रियल इमेज, एक है रियल इमेज, और एक कौन सा इमेज है सर, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनेगा, इस बात को मैं समझा दूं कि रियल इमेज कब बनेगा और वर्चुअल इमेज कब बनेगा, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। रियल इमेज और दूसरा कौन सा है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनेगा, real image will formed, real image will formed, real image will formed when reflected, when reflected light ray, when real image will formed when reflected light ray actually meet, when reflected light ray, दो या दो से अधिक लाइट रे को आप रिफ्लेक्ट कराइए, अगर वो मीट करता है, एक्चुअली मीट करेगा, तो हम कहेंगे रियल इमेज फॉर्म होगा। वर्चुअल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इमेज विल formed when reflected light ray appears to meet but actually does not meet। मतलब एक्चुअली ये मीट नहीं करेगा, क्या होगा, appears to meet होगा। तो जैसे अब देखो यहाँ पे रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज आर रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड यूज करेंगे। वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अपराइट होता है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, अपराइट, सीधा सीधा इमेज बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, अगर इमेज ऐसे बन गया तो ये कौन सा है, ये कौन सा केस है, ये रियल का केस है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इसका इमेज भी ऐसे ही बना, तो ये कौन सा होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज, अब रियल इमेज कौन कौन से, तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये फॉर्म होता है कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। तो क्या बात बताया मैं, जब भी रियल इमेज बनेगा वो मिरर के फ्रंट पे बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, मिरर के बिहाइंड बनेगा। और एक चीज आप जान लीजिए कि रियल इमेज कौन कौन से मिरर में बनता है। रियल इमेज आपको कॉनकेव मिरर में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, रियल इमेज कौन कौन से मिरर में बनेगा, और ये 5 केस में, ये कितने केस में, 5 केस में आपको सिखाएंगे कि रियल इमेज 5 केस में क्या होगा, कॉनकेव मिरर में बनेगा। अब वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में भी बनता है,
प्लेन में भी बनता है, कॉनकेव में भी बनता है। कॉनकेव में भी बनेगा, एक केस में बनेगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रहेगा, और कॉन्वेक्स में तो हमेशा ही बनता है। तो इस तरह से तो ये रियल इमेज वर्चुअल इमेज का आपका डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब जो इमेज फॉर्म इन द क्या है प्लेन मिरर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए और बच्चे को देखने में थोड़ा सा मतलब ये ना लगे कि इस क्योंकि अभी मेरा टारगेट ही है कि शॉर्ट वीडियो आपको दिया जाए और आप पहले टॉपिक को समझिए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट लगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए और आप बोलिए कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लाया जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको वाकई बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसमें आपको हम प्लेन मिरर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्लेन मिरर के यूज के बारे में बताते हुए फिर आगे हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, उसके रे डायग्राम को समझेंगे, फिर मिरर फॉर्मूलास को जानेंगे, मैग्निफिकेशन को जानेंगे, और ये इन सारी बातों को समझाते हुए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये इस बात की गारंटी रही होगी, आपको जितना भी आज ये समझाया गया हमें लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा बेहतर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।